अच्छा ऐसे भी है, ओके। पहले कहना सर सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद सोचेंगे रैंक का, है ना। चलिए, अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो ये वो एग्जाम है जो आपको एक राजा की पोजीशन पे पहुंचा देता है, राइट, है ना। द पावर, द प्रेस्टीज, द स्टेटस, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के दृष्टिकोण से पैसा, है ना। पावर भी है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, समाज में एक अलग ही रेपुटेशन बन जाएगी, ठीक है। बट दिस किंग इज हैविंग सो मैनी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस राजा के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, ठीक है। अब जिस राजा के पास बहुत सारा जिम्मेदारियां है, उस राजा के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह अपने कार्यों को इस प्रकार करे कि वह कार्य सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि हर साल लगभग कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 1000, है ना। उन 1000 में से हम ये मान ले कि 300 बच्चे रिपीटेड होते हैं, क्योंकि जो आईपीएस बनते हैं, जो आईआरएस बनते हैं, जो अकाउंट्स में जाते हैं, वो अगले साल फिर अपीयर करते हैं और अपनी रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है कुछ बच्चों में जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और कुछ बच्चे बहुत कोशिशों के बाद भी वो एग्जाम क्लियर नहीं करते, ठीक है। कुछ तो अंतर है, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट से अलग करती है, ठीक है। एंड दैट डिफरेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, ठीक है। सोचने और समझने की जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो अंतर निर्मित करती है सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड बच्चों में। कैसे, उसका भी एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है। प्लेटो कहता है राजा जो है उसे कैसा होना चाहिए? दार्शनिक, द फिलोसोफर किंग। एथिक्स वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है, दैट प्लेटो टॉक्स अबाउट फिलोसोफर किंग। या फिर अरस्तु की भी, या फिर हम चाणक्य की भी बात करें तो चाणक्य क्या कहता है? राजा को राज ऋषि होना चाहिए, उसमें राजा के भी गुण होने चाहिए और ऋषि के भी गुण होने चाहिए, ठीक है। और ऋषि का मतलब वह व्यक्ति जो प्रकांड विद्वान हो। क्लियर? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि केवल एक दार्शनिक राजा, एक फिलोसोफर किंग ही तार्किकता से और तर्क के आधार पर सोच सकता है, ठीक है। और जब व्यक्ति तर्क के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर सोचता है, तो वह व्यक्ति अधिकतर मामलों में निर्णय को सही एवं स्पष्ट रूप में कर सकता है। क्लियर? और उसी व्यक्ति में एक प्रशासनिक अधिकारी के गुण ज्यादा सर्वश्रेष्ठ तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तुम्हारे एग्जामिनेशन की, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन कितने फेजेस में होता है बेटा? 3। पहला फेज क्या है? प्रीलिम्स। इस प्रीलिम्स में 2 पेपर है, एक जीएस और दूसरा सीएसएटी, है ना। अब सीएसएटी को अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा फिलॉसफी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, तो गलत होगा क्या? गलत होगा? नहीं। क्यों नहीं? मैथ्स और फिलॉसफी, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो यहां पे हम न्यूमेरिकल्स और सिंबल्स की बात करते हैं, और जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहां पे हम थॉट्स एंड बिहेवियर की बात करते हैं, विचार और व्यवहार की बात करते हैं। वहीं मैथ्स में हम अंकों की और अनुमानों की बात करते हैं। तो वहां पे भी मैथ्स में आपको लॉजिक ही लगाना है, ठीक है, रैशनैलिटी से अपने लॉजिक को अप्लाई करके कंक्लूजन पे आना है। फिलॉसफी में भी क्या है?
यू नीड टू थिंक रैशनली, आपको तार्किक दृष्टिकोण से सोचना है, समझना है, और तार्किक दृष्टिकोण से सोचकर समझकर आपको अपने उत्तर तक पहुंचना है। क्लियर? सो ये वो फर्स्ट स्टेज है जहां पे आपको क्लियर करना है, ठीक है। बट ये आपके प्रशासन में बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं आने वाला है। इसीलिए इसे क्या रखा गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, कि पास कर लो काम चल जाएगा, ठीक है। स्कोर कहां करना है तुम्हें, जीएस में, ठीक है। बट जैसे मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूं, जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा तुम्हें मेंस लिखने का मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं और सी सैट को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और वो नजरअंदाज करना उन्हें कहीं ना कहीं बाद में दुख दर्द दे देता है, ठीक है। कुछ बच्चों का जीएस तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, सी सेट में लटक जाते हैं। क्लियर? जैसे मेरा ही एक स्टूडेंट है, पिछले साल जीएस में 120 प्लस स्कोर किया, सी सेट में 67 भी स्कोर नहीं कर पाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो लॉजिकल एबिलिटी, वो एनालिटिकल एबिलिटी की कमी है, या फिर उसे नजरअंदाज किया गया, ठीक है। अब जब हम मेंस की बात करते हैं तो समझना बेटा, तुम्हारे पूरे यूपीएससी की जर्नी में जो सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है तुम्हारा मेंस। और इसके पीछे कारण क्या है, हाउ मेनी मार्क्स मेंस हैव, 1750, ठीक है। और टोटल सिलेक्शन कितने का हो रहा है, 2025, ठीक है। 2025 1750 मेंस का और 275 इंटरव्यू का, ठीक है। इसका मतलब अबव 85% वेटेजेस किसका है, तुम्हारे मेंस का है, ठीक है। और इस मेंस में तुम्हें करना क्या है, आंसर राइटिंग करना है। यहां लॉजिकली सोच के कंक्लूजन पे अराइव नहीं होना है, यू नीड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आपको उस प्रश्न के विभिन्न दृष्टिकोण को समझाना है, और कम से कम शब्दों में, क्योंकि 150 या 250 शब्द है सिर्फ, ठीक है। 150 शब्द में, 250 शब्द में आप किस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, या अपने नॉलेज को जस्टिफाई करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और इस मेंस एग्जामिनेशन में जो 1750 है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तुम्हारा जीएस का सब्जेक्ट्स, और दूसरा तुम्हारा ऑप्शन, राइट। दो ही पार्ट है। जीएस में आपके मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट है, जीएस 1 की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद सोसाइटी, जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 की अगर बात करूं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस। जीएस 3 की बात करूं तो इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। और जीएस 4 हमारा एथिक्स, राइट। जीएस 4 तुम्हारा एथिक्स, राइट। अब समझना इस चीज को, एक तरफ तुम्हारे जीएस के पेपर है, दूसरी तरफ तुम्हारा ऑप्शनल है। क्लियर? अब दोनों को अलग अलग करके तैयार कर सकते हो क्या,
दो तरीके हैं बेटा ऑप्शनल को डिसाइड करने के, ठीक है, या बच्चे दो तरीके से ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने एक जो लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है उसमें एक वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसका जीएस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, कॉमर्स, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ योर जीएस पेपर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स भी कह लो, ठीक है। दूसरे वो सब्जेक्ट्स जो आपके जीएस से रिलेटेड है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, क्लियर, ये वो सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी, जिसका कनेक्शन आपके जीएस से है। नाउ अगर मैं कहूं कि ज्यादा बेटर ऑप्शनल कौन से होंगे, वो जिनका जीएस से कनेक्शन ही नहीं है या वो जिनका जीएस से कनेक्शन है, जिनका जीएस से कनेक्शन है, ठीक है। सो इस सिनारियो में समझना बेटा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जिनका जीएस से कनेक्शन नहीं है वो ऑप्शनल अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो गुड, ठीक है। बट समझो जब तुम्हें इतने सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, ठीक है, कुल 12-13 सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं, है ना, चारों पेपर मिला के, उसके बाद तुम्हारा ऑप्शनल, मतलब हम 13 सब्जेक्ट जीएस के पढ़ ही रहे हैं अलग अलग, और उसके बाद हम ऑप्शनल को एक अलग बर्डन बना ले, एक एक्स्ट्रा बना ले जिससे हमें जीएस में हेल्प नहीं मिल रही है। इज इट गुड? क्या हमें रिसर्च करनी है बेटा ऑप्शनल में? नहीं, हमें क्या करना है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो जब हमें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, इस सिनारियो में हमारे लिए कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होना चाहिए? वो ऑप्शनल जो हमें या तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो हमारे लिए, सबसे ज़्यादा हमें पसंद हो, या फिर वो ऑप्शनल जो हमें सबसे ज़्यादा वेटेज दे, किसमें? जीएस में सबसे ज़्यादा फायदा दे। क्लियर? सो ऑप्शनल ऑप्ट करने के, ऑप्शनल सेलेक्ट करने के दो ही तरीके होते हैं। एक, काम नहीं कर रहा है सिग्नल, एक, या तो हम ये डिसाइड कर ले कि जो सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और दूसरा, वो सब्जेक्ट जो हमें सबसे ज़्यादा वेटेज दे दे जीएस में। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शनल अकेले की बात की जाए तो ऑप्शनल के कितने पेपर है? 2, ठीक है, और उन 2 पेपर के मार्क्स कितने हैं? 500, 250, 500, क्लियर। सो अगर 500 मार्क्स की बात करें 1750 में से, तो लगभग कितना परसेंट बेटा? 30% लगभग, ठीक है। और 30% वो सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब अगर सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद है, वो आप ऑप्ट कर रहे हो, तो मन लगा के पढ़ोगे भी, ठीक है। और अगर मन लगा के पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी लाने की उम्मीद किस में? उसी ऑप्शनल में, ठीक है। और अगर टॉपर की मार्कशीट देखिए, नहीं देखी, देखा करो बेटा, तुम्हें समझ में आएगा कि यूपीएससी को क्लियर किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगर लास्ट ईयर टॉपर कौन था? अंकित श्रीवास्तव, है ना। उससे पहले देर आर मल्टीपल टॉपर्स, द नेम नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट अगर तुम उन लोगों की मार्कशीट देखोगे, ठीक है, तो एक क्लियर डिफरेंस तुम्हें नजर आएगा जीएस के स्कोर में और ऑप्शनल के स्कोर में, ठीक है। आप टीना डाबी की बात कर लो, इशिता किशोर की बात कर लो, ठीक है, उसके अलावा अनुदीप दुरुशेट्टी की बात कर लो, अंकित श्रीवास्तव की बात कर लो, ठीक है। सभी के जो अगर ऑप्शनल के मार्क्स देखोगे तो इट इज 310 प्लस। क्या हुआ बेटा? 310 प्लस, ठीक है, 320 प्लस, ठीक है। और ऑप्शनल की अगर बात करो तो किसी का ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, किसी का ऑप्शनल पीएसआईआर है, किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है, ठीक है।
इवन मैथमेटिक्स से बच्चे ने स्कोर किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स में सोच के देख लो, है ना, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सम मंडल इज देयर, ठीक है, ही हैज स्कोर्ड, उसके जीएस पेपर सॉरी ऑप्शनल पेपर 1 में 170 मार्क्स, ठीक है, और ऑप्शनल पेपर 2 में 190 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया बेटा? 360। अब अगर कोई बच्चा ऑप्शनल में 360 लेकर आ रहा है, ठीक है, तो वो टॉप रैंकर में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। इशिता किशोर की अगर बात करें तो इशिता किशोर अगर ऑप्शनल में 310 से ज्यादा लेकर आ रही है तो टॉपर बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक है। या फिर हम दुरू शेट्टी की बात कर ले, ठीक है, या फिर क्या नाम है, शशि देशमुख की बात कर ले, ठीक है, दे हैव स्कोर्ड ओवर 300 और इसीलिए वो टॉप 10 और टॉप 3 में नजर आ रहे हैं आपको। मीन्स द थिंग इज वेरी मच सिंपल, द मोर यू स्कोर इन योर ऑप्शनल, ठीक है, जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे आपके ऑप्शनल में, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा आपके जीएस के स्कोर में और आपके ओवरऑल रैंक में, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग ऑप्शनल की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शनल के अलग अलग वेटेज है बेटा। बट पहले मैं ये बात बता दूं तुम लोगों को, जैसा मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा था, दिस क्लास इज नॉट ओनली फॉर पीएसआई और ऑप्शनल। आप ऑप्शनल कोई भी ऑप्ट करो, ठीक है, दो तीन चीजें ही ऐसी है जो आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले सोचनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इस चीज के पे बात कर ले, ऑप्शनल सेलेक्ट किस बेसिस पे किया जाता है। क्लियर? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर एकेडमिक इंटरेस्ट, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा किस सब्जेक्ट में है, आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, आपकी रुचि किस विषय में है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जिन्हें पीएसआईआर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पॉलिटी बहुत पसंद होगा, एथिक्स बहुत पसंद होगा, ज्योग्राफी बहुत पसंद होगा, ठीक है। बट एक चीज़ समझो, सब्जेक्ट पसंद होना और उसे एज अ एकेडमिक के तौर पे तैयार करना दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल सिर्फ तुम्हें एक एग्जाम क्लियर नहीं करना है बेटा, इस ऑप्शनल के साथ तुम्हें अपना जीवन गुजारना है, प्रिपरेशन वाला, पूरी लाइफ टाइम नहीं, है ना। ये जो तुम्हारा प्रिपरेशन वाला लाइफ है, ठीक है, ये इस प्रिपरेशन वाले लाइफ में तुम्हें पूरा ऑप्शनल जीवन गुजारना है, ठीक है। तो ऑप्शनल आपका इस तरह से होना चाहिए जिसके साथ आप जिंदगी बिता सको। जैसे लाइफ पार्टनर की बात करते हैं ना, लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ जिंदगी काटी जा सके, गुजारी जा सके, जी जा सके, वो नहीं कि मजबूरी में बंधे हुए है। तो ऑप्शनल भी उसी तरीके से होना चाहिए कि उसके साथ तुम अपनी मन मर्जी से तैयारी करो। ऑप्शनल पढ़ते हुए थकान नहीं होनी चाहिए कि यार कितना बोरिंग है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसे ही पढ़ के अगर तुम थक रहे हो, तुम टायर्ड फील कर रहे हो, ठीक है, तो फेवरेट सब्जेक्ट कहाँ हुआ तुम्हारा? हॉबी है तुम लोगों की, कुछ ना कुछ होगी। आजकल तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ही हॉबी फिल करवा रही है ना। पहले तो मेंस के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे काम किए जाते थे, अब प्रीलिम्स के टाइम पे ही कि बेटा अगर अभी से फिल कर रखी है तो तैयार कर लेना। एक तरीके से यूपीएससी तुम्हें समझा रही है। क्लियर? तो हॉबी जो भी आपकी होगी या जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उससे प्रैक्टिस करते हुए, उस हॉबी पे काम करते हुए कभी थकावट होती है? नहीं, रादर एनर्जी मिलती है। चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो वॉचिंग मूवी हो, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग। उसी तरीके से तुम्हारा ऑप्शनल जितना तुम्हारे इंटरेस्ट का होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा तरीके से तुम, ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम उसे जस्टिफाई करोगे। क्लियर? बट
दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल फाइनलाइज करने के लिए, वो है रिसोर्सेस। उस ऑप्शनल के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, मटेरियल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने ऑप्शनल ऑप्ट कर लिया है बट उस ऑप्शनल को पढ़ना कहाँ से है, वो मटेरियल ही नहीं है आपके पास, ठीक है, या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स ही नहीं है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं, ठीक है, ऑप्ट तो कर लेते हैं बट ऑप्ट करने के बाद ये समझ में आता है कि इसका तो स्टैंडर्ड मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्लियर। या फिर बच्चे मैथमेटिक्स ऑप्ट तो कर लेते हैं बट मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो फिर मैथमेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल तो है बट वो काफ़ी सारा है। सो रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जैसे हम जो नॉन जीएस सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, कॉमर्स की अगर बात कर ले, ठीक है, तो अगर कॉमर्स ऑप्शनल होता है तो फिर पूरा जो ग्रेजुएशन का कॉमर्स है 3 साल का, वो पूरा का पूरा तुम्हें पढ़ना है सिर्फ 500 मार्क्स के लिए, क्लियर। या फिर मेडिकल साइंस की अगर बात कर ले तो फिर वो तुम्हें पूरा 5 साल का जो मेडिकल साइंस का जो कोर्स है वो तुम्हें ऑप्शनल के लिए पढ़ना है, पूरा मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना है, क्लियर। सो रिसोर्सेज उतने ही हो, लिमिटेड भी हो और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, ठीक है, तब वो ऑप्शनल बेटर बनेगा। क्यों? वरना यूपीएससी के मामले में एक चीज कहा जाता है बेटा, यहां पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्लियर। सो सेकेंड थिंग कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, क्लियर। और रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद द थर्ड एस्पेक्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गाइड और मेंटोर। इज देयर गाइड अवेलेबल और नॉट, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स के टीचर बड़े कम हैं, ठीक है। अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो मेडिकल साइंस के टीचर काफ़ी कम हैं। साहित्य के सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी साहित्य के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर कह लो, कन्नड़ लिटरेचर कह लो, उर्दू लिटरेचर कह लो, यहाँ पे आपको टीचर्स तो मिलेंगे बट टीचर्स वो मिलेंगे जो कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स नहीं मिलेंगे जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, क्लियर। और एक चीज़ तो आप भी जानते हैं क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम तुम लोग भी दे रहे हो, ठीक है, कॉलेज की डिमांड, कॉलेज एग्जामिनेशंस की डिमांड और यूपीएससी एग्जामिनेशन की डिमांड, ठीक है, में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, या ये मैं कह लूँ दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ एक तरफ कॉलेज में तुम्हें किताबें पन्ने भरने हैं, है ना, यही हो रहा है, लिखना है, चाहे कुछ हो, चाहे कहानी हो, वहीं यूपीएससी में तुम्हें सिर्फ 150 शब्द लिखने हैं, उस 150 शब्द में सारी की सारी बातें लिखनी है जो उस आंसर से रिलेटेड है, तब तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक कॉलेज का गाइड यूपीएससी के लिए गाइड प्रॉपरली कर दे, ये संभावना कम है, ठीक है। सो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमेशा आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तब तो फिर कोई ऑप्शनल है बेटा, फिर चाहे वो मेडिकल साइंस क्यों ना हो, ठीक है। कुछ साल पहले एक टॉपर थी डॉक्टर शीना अग्रवाल, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, मेडिकल साइंस से क्लियर किया है, ठीक है। बच्चे लॉ से क्लियर करते हैं, क्लियर, बच्चे अपने कोर फील्ड के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करके रैंक लेकर आते हैं बेटा, ठीक है, बट उसके लिए वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन चाहिए होगा जो आपको सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। मींस चाहे कुछ हो जाए फिर वो सब्जेक्ट से तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़
वो सब्जेक्ट तुम्हें बर्डन नहीं लगेगा, वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए क्या होगा, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? या तो वो चीज, दूसरी चीज रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली मटेरियल है या नहीं है, चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे हिंदी की बात हो, ठीक है, चाहे हिंदी लिटरेचर की बात हो चाहे किसी भी तरह के लिटरेचर वाले सब्जेक्ट की बात हो, ठीक है, मटेरियल होना चाहिए। और मटेरियल में भी बेटा एक मटेरियल हुआ जो रेफरेंस मटेरियल होता है, ठीक है, एक मटेरियल वो होता है जो यूपीएससी स्पेसिफिक मटेरियल होता है, ठीक है। और अगर आपको यूपीएससी स्पेसिफिक मटेरियल मिल रहा है पहले से बना हुआ, ठीक है, तो आपके लिए प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। क्लियर? एंड द थर्ड थिंग इज द गाइड एंड मेंटोर। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, गाइड और मेंटोर का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बट उस प्रिपरेशन को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं करता है, ठीक है, ना इवैल्यूएशन करवाते हैं, किसी भी मेंटोर से नहीं, किसी टीचर से नहीं, ठीक है। और ऐसे में होता क्या है, जो आपकी गलतियां है, ठीक है, जो आपकी कमजोरियां है वो पकड़ में नहीं आती हैं। और जब गलतियां और कमजोरियां पकड़ में नहीं आएगी, तुम्हारी ताकतें तुम्हें पता नहीं चलेगी, ठीक है, तो तुम स्कोर कैसे इंप्रूव करोगे। स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम। क्लियर? सो वो स्वॉट एनालिसिस जब तक नहीं होगा तब तक बेस्ट निकल के आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे घर से भी इंस्टीट्यूट तक आते हो तो बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे मैकेनिज्म होंगे, किस मैकेनिज्म में तुम कंफर्टेबल हो, किस मैकेनिज्म से तुम डरते हो, ठीक है, या कौन सा रास्ता सबसे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट है वही ऑप्ट करते हो, या डेली घूम के आने का शौक है कि जो रास्ते में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करवाना होगा, और वो इवैल्यूएशन किसी एक्सपर्ट द्वारा, ठीक है, ताकि जो भी तुम्हारी वीकनेसेस है, ठीक है, उसे खत्म किया जाए, और जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे इतना इम्प्रोवाइज कर लिया जाए कि तुम बड़े ही आसानी से यूपीएससी का सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं, तुम फाइनल टॉपर्स की लिस्ट में नाम लेकर आओ। क्लियर? सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं कहूं अलग अलग ऑप्शनल की, ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, समझना, एक तुम्हारा ऑप्शनल का इंटरेस्ट है और दूसरा ऑप्शनल का जीएस से रिलेवेंस है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का हेल्प कहां आएगा, जीएस पेपर 1 में। आपका जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है और मॉडर्न वर्ल्ड है। क्लियर? बट इसी जीएस पेपर में और कौन से सब्जेक्ट है बेटा, ज्योग्राफी भी है और सोसाइटी भी है। मतलब क्या पूरे 250 नंबर कवर हो रहे हैं तुम्हारे हिस्ट्री से? नहीं, ठीक है। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें एज एन ऑप्शनल, तुम्हारे जीएस 1 में है, ठीक है, उसके साथ साथ जीएस 3 में हेल्प करेगा, कहां पर, डिजास्टर मैनेजमेंट में। क्लियर? सो इट विल हेल्प यू इन डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के रूप में, तो समझना, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ने के बाद तुम्हारा जीएस पेपर 2 पूरा कवर है। क्लियर? क्यों? क्योंकि पॉलिटी कवर है, यहां पर आईआर कवर है और जस्टिस भी कवर है। क्लियर? तुम्हारे ऑप्शनल में ही। साथ ही साथ
जब हम जीएस पेपर 4 की बात करते हैं, क्लियर, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स में एक पूरा का पूरा यूनिट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, ठीक है, और उस मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स से हर साल, ठीक है, 50 से 70 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स में, क्लियर। और एथिक्स जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें समझ में बड़ी आसानी से आएगा कि एथिक्स वही फिलॉसफी है, ठीक है, कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है, एथिक्स एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और उन फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फिलोसफी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और इसीलिए तुम्हारा PSIR वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एसए की, क्या एसए आजकल डायरेक्ट आ रहे हैं या फिलोसॉफिकल एसए आ रहे हैं? फिलोसॉफिकल एसए आ रहे हैं, ठीक है, अ सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट, ठीक है, बट हैविंग अ डीप मीनिंग, ठीक है, जिसे 1200 शब्दों में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, क्लियर। तो अगर तुम्हारा एसए फिलोसॉफिकल है, ठीक है, तुम्हारा एथिक्स का पेपर फिलोसॉफिकल है, ठीक है, तुम्हारा जीएस का पूरा पेपर 2 कवर हो रहा है, तो अगर हम PSIR ऑप्शनल की बात करें तो 500 नंबर ऑप्शनल के अलावा कितना कवर कर रहा है बेटा PSIR? उसके अलावा यहां पूरे 250, ठीक है, यहां मान लिया जाए 100 मार्क्स, ठीक है, और यहां पूरे मान लिया जाए 250, तो टोटल कितने नंबर हो गए बेटा? 600 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? PSIR ऑप्शनल के साथ तुम ऑप्शनल के 500 तैयार कर रहे हो, साथ ही साथ जीएस के 600 तैयार कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हें? अगर PSIR ऑप्शनल ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो एडेड एडवांटेज मिल रहा है, तुम्हें जीएस पेपर 2 अलग से पढ़ने की जरूरत है, अलग से टाइम निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और बार बार इस बारे में बात होती है कि जीएस पेपर 2 में नंबर नहीं आते बच्चों के, राइट, 80, 90, 100 बहुत हुआ तो वहीं तुम नोटिस करना मार्कशीट से ही, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, मार्कशीट से ही तुम लोग खुद एनालिसिस कर लेना, जिन बच्चों का PSIR ऑप्शनल होता है, ठीक है, उनके स्कोर 110, 120, 130 ये जा रहा है। कारण क्या है बेटा? कारण सिंपल सा है, हमें लगता है कि जीएस पेपर 2 के आंसर्स जीएस पेपर 2 के हिसाब से लिखे जाए, ठीक है, जीएस के हिसाब से लिखे जाए, तो वहाँ नंबर तुम्हें बहुत ही जनरल से मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं वो बच्चे जिनका ऑप्शनल है, वो अगर अपने ऑप्शनल को जीएस पेपर 2 में डाल देते हैं, फिलोसॉफिकल आंसर्स लिख देते हैं, कोट्स यूज करना शुरू कर देते हैं जीएस पेपर 2 में, ठीक है, तो वहीं उनका स्कोर 90 से 120 पहुंच जा रहा है। मींस जीएस पेपर 2 भी आप ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से अगर लिखना शुरू कर दो तो तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, चाहे इकोनॉमी की बात कर लो, सो इकोनॉमी आपका जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा, साइकोलॉजी विल हेल्प यू आउट इन जीएस 4, ठीक है। वहीं अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी विल हेल्प यू इन जीएस पेपर 3, ठीक है, साइंस एंड टेक, ठीक है, डिजास्टर एज वेल, क्लियर। सो देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो हमेशा अगर आप अपने ऑप्शनल को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जीएस साथ में प्रिपेयर होता जाए, तो आप लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। और अगर आप ऑप्शनल ऐसा लेते हैं जिससे जीएस की हेल्प ना हो, ठीक है,
तो आपको फिर ऑप्शनल के लिए एक अलग से टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा जीएस के अलावा। क्लियर? सो बेटर स्ट्रैटेजी क्या है, हम ऑप्शनल इस तरीके से सेलेक्ट करें, ठीक है, इस तरीके से प्रिपेयर करें कि साथ ही साथ हमारी जीएस की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखना है अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है, दैट मैं सिर्फ पीएसआईआर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, अगर हम ऑप्शनल की बात करें ओवरऑल, ठीक है, सो योर ऑप्शनल should also be prepared in interdisciplinary mechanism। ठीक है, मतलब सिर्फ ऑप्शनल को ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह प्रिपेयर करने की बजाय ऑप्शनल को जीएस के चारों सब्जेक्ट से कनेक्ट करें। ठीक है, चाहे वो पीएसआईआर हो बेटा, हाउ इट इज कनेक्टेड विथ हिस्ट्री, how it is connected with geography, how it is connected with society, how it is connected with economy। क्लियर? सो जब आप अपने ऑप्शनल को अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे देन ओनली योर इम्प्रूवमेंट इन स्कोर्स विल हैपन। क्लियर? और इसीलिए जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से, ठीक है, जो रेलेवेंस बढ़ गया है ऑप्शनल के हिसाब से, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शनल हो गया है वो हो गया है तुम्हारा पीएसआईआर। ठीक है, वहीं दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर निकल के आता है वो है तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि आप लोगों को जाना प्रशासन में ही है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही काम करना है, और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही काम करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की वो सिद्धांत, वो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, दे विल हेल्प यू आउट इन अ मच बेटर वे। बट एक प्रॉब्लम है पबेट के साथ। पबेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि पबेट का जो जीएस में रेलेवेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 2 के एक एस्पेक्ट तक सिमट के रहता है, वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आईआर में हेल्प नहीं करना है, ठीक है, दूसरा सोशल जस्टिस में हेल्प नहीं करना है। क्लियर? तो वहां अगर मार्क्स वाइज वेटेज की बात करें तो पबेट पिछड़ जाता है, और दूसरा पबेट इज अ पार्ट ऑफ पीएसआईआर ओनली, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ही एक पार्ट होता है पबेट। क्लियर? ये तो हुआ ऑप्शनल सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव से पीएसआईआर क्यों बेस्ट ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और एस्पेक्ट जो पीएसआईआर से कनेक्टेड है। नाउ जब हम पीएसआईआर की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, अब जिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रशासनिक पद में आप जाएंगे, उस प्रशासनिक पद में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप है या नहीं है, है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब उस राजनीतिक हस्तक्षेप को समझने के लिए, उससे निपटने के लिए तुम्हें पॉलिटिक्स समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, और उस पॉलिटिक्स को समझने के लिए पॉलिटिक्स के जो डिफरेंट डायमेंशंस है वो डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एथिक्स की अगर बात करें तो एथिक्स में हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग अप्रोच लगाते हैं, कहीं यूटिलिटेरियनिज्म अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कहीं वर्च्यू एथिक्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कहीं राइट्स अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। मतलब अलग अलग परिस्थितियों को समझने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए हम अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, और जब हम अलग अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे, क्लियर, तो हमें प्रशासन को किस तरीके से बेस्ट इंप्लीमेंट करना है, हम वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो टीएमसी की विचारधारा अलग है।
टीएमसी का काम करने का तरीका अलग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम करने का तरीका अलग है, जेडीयू का अलग है, ठीक है, बीजेपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, अरविंद केजरीवाल का अलग है, ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टेट के काम करने का तरीका अलग अलग है। तो बेहतर प्रशासनिक अधिकारी कब बना जा सकता है? जब आप सभी दृष्टिकोण को सरलता से समझ सके, ठीक है। सरलता से समझने के बाद ही आप उस विचारधारा में किस तरीके से बेस्ट काम कर सकते हैं ये समझ पाएंगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे कर रहा है, ममता दीदी का काम करने का तरीका क्या है, उनके अंडर में काम कर पाओगे वेस्ट बंगाल कैडर में? नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से काम कर रही है, ठीक है, तो क्या झारखंड में रह के अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं। तुम्हारी सोच कहेगी ये सही है, सरकार की सोच कहेगी ये गलत है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम करने के लिए, अपने काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संचालित करने के लिए तुम्हें उस क्षेत्र की, उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कल ही मुझे पता चला है कि झारखंड में एक मैया सम्मान योजना है ना, जिसके आधार पे चुनाव जीता गया है ना। ये जल्दी ही बंद होने वाली है, ठीक है। और उसके पीछे कारण होने वाला है हेमंत सोरेन खुद। क्यों? क्योंकि जो झारखंड का बजट है बेटा, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का वार्षिक बजट है, और उस 1 लाख करोड़ के वार्षिक बजट में मैया सम्मान योजना के लिए जो कुल राजस्व की आवश्यकता है, जो पैसे की आवश्यकता है, वो है 40,000 करोड़ रुपए की। मतलब 40% बजट सिर्फ एक योजना के लिए, ठीक है, और बाकी 60% बजट में पूरा प्रशासन चलेगा। क्या किसी भी राज्य के लिए ये बेहतर है? नहीं, ठीक है। अब चुनाव जीतने के लिए तो लागू कर दिया, 5 साल चलाया जा सकता है इसे? नहीं। अब खुद ही बंद कर सकते हैं क्या? वो भी नहीं कर सकते। बीजेपी करवाएगी क्या? वो भी नहीं करवाएगी, ठीक है। तो कोशिश क्या की जाएगी? किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पीआईएल फाइल करवाई जाएगी, ठीक है, कोर्ट में, ठीक है। और फिर कोर्ट में जैसे ही पीआईएल फाइल होगी, कोर्ट के डायरेक्शन पे इसे बंद कर दिया जाएगा अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। फिर जिस साल चुनाव आएंगे उस साल फिर से लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वो अंदर की खबरें है बेटा, ठीक है। तो प्रशासन में रहकर किस तरीके से काम करना है, राजनीति की समझ किस तरह से विकसित करनी है, ये तुम्हें बताएगा, ठीक है। क्या? पॉलिटिकल साइंस। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जो फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, है या नहीं है? इस क्लास में है ना। तो अगर फॉरेन सर्विस वाले हैं तो तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस देश के साथ तुम्हारे संबंध किस तरह के हैं, उन संबंधों का इतिहास क्या है और उन संबंधों का भविष्य कैसे है, ठीक है। जैसे हम आईआर जब पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने इतिहास भी पढ़ा था और इतिहास के साथ साथ भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी अनुमान लगाया था। क्लियर? तो पीएसआईआर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए ही हेल्प नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर सर्विंग आउटसाइड इंडिया। इस देश के बाहर जाकर भी देश को किस तरीके से देश के प्रति अपना योगदान देना है, किस तरीके से आप अपने सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो, ये आपको सिखाएगा, समझाएगा। क्लियर? सो पीएसआईआर एक ऑप्शनल के रूप में सिर्फ तुम्हारे सिलेक्शन तक काम नहीं आने वाला है, ये तुम्हारे पूरा जो एस्पिरेंट से लेकर एक ऑफिसर तक का जर्नी है टिल रिटायरमेंट। अब वो रिटायरमेंट 60 में होता है या 62 में होता है, ये तुम पर डिपेंड करेगा। अगर एक नॉर्मल ऑफिसर की तरह काम करोगे तो 60 में रिटायर हो जाओगे, ठीक है। बट अगर वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुँच गए
तो वो 62 तक काम करोगे, ठीक है। और अगर वहाँ पर और एक्सेप्शनली काम किया, ठीक है, तो हो सकता है 62 के बाद भी तुम्हें रिटायरमेंट ना मिले, तुम्हारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए जाए, ठीक है। किया जा सकता है बेटा, अगर टैलेंटेड इंडिविजुअल है, कैपेबल इंडिविजुअल है, तो उनके लिए नियम को बदलना बड़ा आसान काम है, ठीक है। एग्जाम्पल इज अजीत डोवाल, एग्जाम्पल इज नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। और ये तभी डेवलप हो पाएगा जब तुम इस प्रिपरेशन को सिर्फ प्रिपरेशन ना समझकर इसे पूरा एक जर्नी समझोगे। हम एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं बेटा, जो तरीका है, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए थोड़ी सी खरी खरी बातें भी कर ली जाए। एग्जाम की तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं कि एक एग्जाम है, इसे पास करना है, उसके बाद नौकरी करना है, बस, है ना। एक्चुअली इट इज नॉट, ठीक है। एक्चुअली इट इज अ जर्नी ऑफ योर लाइफ। ये पूरा तुम्हारे जीवन का एक यात्रा है बेटा। कैसे? उदाहरण के तौर पे, जब तुम घर से इंस्टीट्यूट आते हो या इंस्टीट्यूट से घर जाते हो, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक, बस चलते जा रहे हो, घर पहुंच गए, ठीक है। दूसरा, जब घर से इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूट से घर जा रहे हैं, तो अपने आसपास की पूरी चीज़ को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा खुशी खुशी कब पहुंचोगे घर? इन द सेकेंड वन, ठीक है, व्हेन यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, ठीक है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करोगे तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करोगे, ठीक है। इसीलिए इस पूरे यूपीएससी की जर्नी को, प्रिपरेशन की भी और प्रिपरेशन के बाद की काम करने की जर्नी को भी, इसे सिर्फ एक स्टेज समझ के काम करोगे तो इट विल बी वेरी बोरिंग, ठीक है। कि एक एग्जाम है, क्लियर करना है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर मेंस क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है ही नहीं, ठीक है। इट इज़ अ यूनिफाइड प्रोसेस जहां तुम्हारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक साथ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैंने बता दिया, जो सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में है वही मेंस में भी है, कुछ एक्स्ट्रा मेंस में ऐड ऑन हो जा रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे तुम्हारा इंटरव्यू भी क्रैक होगा, ठीक है। जब आप मार्क्स का एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 814, ठीक है, और उसकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 13। ये 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं एक बच्चे के मार्क्स आए हैं समवेयर अराउंड 794 और उसकी रैंक है टॉप 10 में। ऐसे कैसे पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल इसलिए है, नॉट बिकॉज ऑफ ऑप्शनल बेटा, पॉसिबल है पर्सनालिटी टेस्ट की वजह से, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के जिसे ज़्यादा नंबर मिले हैं मेंस में, ठीक है, उसे इंटरव्यू में कम नंबर मिले, तो ओवरऑल उसके मार्क्स हो गए कम। और जिस बच्चे को मेंस में कम मिले हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर गया, 200 नंबर उसके हैं इंटरव्यू में, उसकी वजह से वो टॉप 10 में आ गया, ठीक है। और क्यों मेंस ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, मैं फिर से उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। मेंस इसलिए तुम लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस मेंस के मार्क्स तुम्हें कब पता चलेंगे? इंटरव्यू से पहले नहीं, इंटरव्यू से पहले तुम्हें मेंस के मार्क्स पता नहीं चल रहे, ठीक है। तुम्हें मेंस के मार्क्स पता चलेंगे फाइनल सिलेक्शन के बाद, वो भी ऐसे कि सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो ये पहले पता चलेगा, कितने से रह गया है ये बाद में पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, अच्छा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए मेंस में ही इतना बेस्ट कर लिया जाए कि इंटरव्यू अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो तुम्हारा वो फाइनल सिलेक्शन हैम्पर ना हो, ठीक है। जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं, अब तो मुझे नहीं पता, जब मैं देता था, ठीक है, उस समय जो मेंस के मार्क्स होते थे वो पहले ही बता दिए जाते थे इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो उन बच्चों के जिनके मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे होते थे वो इंटरव्यू में बड़े निडर होके जाते थे,
कि दे दे, कम से कम नंबर भी दे दे, मेरा सिलेक्शन तब भी है, क्योंकि मेंस में मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, ठीक है। बट यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जब यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर आपके लिए मेंस और इंटरव्यू दोनों ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी मेंस है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे नंबर है 1750। और 1750 में से कितने का टारगेट कर रखा है बेटा? ये टारगेट ही नहीं बना रखा है, एक अंदाज़ा कितना? 1000+ मेंस में। चलो टारगेट अच्छा है ना, टारगेट अच्छा है। जो लास्ट ईयर टॉप रैंकर था, ठीक है, उसके टोटल मार्क्स जो थे वो थे 1094 फाइनल सिलेक्शन, मतलब 1100 नंबर में रैंक 1 है, ठीक है। आप सोच लो बेटा, अगर 1100 नंबर में रैंक 1 है तो मेंस में कितना चाहिए, ठीक है। मेंस में चाहिए तुम्हें 900 नंबर अगर टॉप रैंकर बनना है तो, और मेंस सिर्फ क्लियर करना है तो तुम्हें चाहिए 800 से ज़्यादा, अगर जनरल वाले हो तो, ठीक है। और अगर ओबीसी वाले हो तो फिर 780 या 790, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। SC ST में आ रहे हो तो फिर थोड़ा कम आ जाता है 750 तक, ठीक है। बट अब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम का डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, क्लियर। सो वो एक सिनारियो, और फाइनल कट ऑफ जो जा रहा है वो जा रहा है 943 फाइनल कट ऑफ जनरल वालों के लिए। मतलब अगर 950+ है सो यू आर इन द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट, ठीक है। अब इस 950 में से चलो मिनिमम की ही बात करें, पहले सिलेक्शन इंश्योर कर ले, रैंक की बाद में बात करेंगे, ठीक है। उस 950 में से ऑन एन एवरेज 150 नंबर तुम इंटरव्यू के निकाल लो, है ना। उस 150 नंबर में निकालने के बाद बच कितने गए? 800, है ना। सिंपल कैलकुलेशन करें, 950 में से 150 हटाए 800, और इस 800 को लाने के लिए हमारे पास पेपर कितने हैं? 4 GS, 1 essay और 2 ऑप्शनल, 7 पेपर। 7 पेपर में 800 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, या बड़ा काम है बहुत बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि स्कोर जो आता है उन 5 पेपर्स की मैं बात करूं तो GS और essay की, ठीक है, हर पेपर में ऑन एन एवरेज आ रहा है 80 से 90, 98, 99, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो 2 पेपर है वहां तुम्हें नंबर खींचने पड़ेंगे, ठीक है। कितना? 300+, ठीक है। क्योंकि अगर यहां 300+ ले आए तो उस सिनारियो में बाकी 5 पेपर में तुम्हें सिर्फ 100 नंबर ही लाने हैं, मतलब 40%, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि यहां तुम नंबर ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अपना सब्जेक्ट है, तुम्हारा अपना बैकग्राउंड है, और जब तुम्हारा अपना बैकग्राउंड है, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारे लिए वो 60% स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर ग्रेजुएशन में तैयारी नहीं कर रखी है, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है सब्जेक्ट को अच्छे से, तो दिक्कत है, क्लियर। और अगर ग्रेजुएशन में ठीक ठाक भी पढ़ रखा है तो फिर चीज़ें बेटर हो सकती है, ठीक है। 300+ इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। और अगर इस 300 के साथ साथ, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस ऑप्शनल के साथ साथ तुम यहां पर भी 500 नंबर को टारगेट कर सकते हो या 600 नंबर को टारगेट कर सकते हो, तुम्हारा एथिक्स ऑप्शनल, एथिक्स GS पेपर 2 और essay, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वहां वो 700 से ज़्यादा नंबर लेकर आना सिर्फ इन 4 चीज़ों से,
ऑप्शनल के 2 पेपर, GS2, GS4 और एसए, ठीक है। इन 4 में ही तुम 700 नंबर आसानी से खींच सकते हो, ठीक है। द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज टू अडॉप्ट द फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और पॉलिटिकल फिलॉसफीज को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और अगर वहाँ समझ गए तो फिलॉसफिकल आंसर्स लिखना, फिलॉसफिकल एस्से लिखना तुम लोगों के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। तो एस्से में इजीली यू कैन स्कोर 150 आउट ऑफ 250, ठीक है। बच्चों ने 160 170 भी स्कोर किया है बेटा एस्से में, ठीक है। एथिक्स में 160 अचीव किया जा सकता है, बट मैं उतना नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई विल से इवन इफ यू आर स्कोरिंग 140 इन एथिक्स, ठीक है, आप बाकी बच्चों से बहुत आगे हो जाओगे, ठीक है। और जीएस पेपर 2 में इफ यू आर स्कोरिंग अबव 110 तो कैलकुलेट कर लो, 110 जीएस पेपर 2 के, 140 जीएस पेपर 4 के, ठीक है, और 130 ही मान लो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाए एसए में। कितना हो गया? 380 और 300 ऑप्शनल के ऐड कर लो, 680। अब तुम्हारे पास बचे कितने पेपर? 2। कौन कौन से? GS1 और GS3, ठीक है। इन दोनों में अगर तुम्हारा एवरेज मार्किंग हो गई 100, ठीक है, कितने हो गए? 880 आ गए। 880 और 150 मान लो इंटरव्यू के, 1030, टॉप 100 में आ गए। दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज। अगर तुम इसे डीकंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा ना कि सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं, इतना आसान थोड़ी ना है ना। मैं जान रहा हूं बेटा तुम लोगों की जो मेंटेलिटी है है ना, इतना आसान नहीं है, बट यकीन करो बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, तुम्हें अपने ऑप्शनल को इस तरीके से पढ़ना है कि तुम्हारा जीएस एड ऑन हो, ठीक है, वहां एडेड एडवांटेज तुम्हारा निकले, ना कि बर्डन हो, ठीक है। तुम अपने ऑप्शनल को जीएस में डाल दोगे, तुम्हारा जीएस उठ जाएगा, ठीक है। तो जब जीएस उठ जाएगा तो अपने आप नंबर स्कोर करेगा। दिक्कत उन लोगों के लिए आती है, उन बच्चों के लिए आती है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, दिक्कत उन बच्चों के लिए आती है जो इस एग्जाम को, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ना कि इसे एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी करते हैं। जो इंटीग्रेटेड करेगा, जो जीएस और ऑप्शनल को क्लब करेगा, ठीक है, एक साथ तैयार करेगा, उसके लिए एग्जाम ईजी हो जाता है। और जो दोनों को सेग्रीगेट करेगा, हर समझेगा कि GS1 अलग है, GS2 अलग है, ऑप्शनल अलग है, GS4 अलग है, ठीक है, वो अपने लिए डिजास्टर क्रिएट करेगा। क्लियर? इसीलिए मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा तुम डीकंस्ट्रक्ट करोगे, समझना, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, ठीक है, जो नींव होती है, जो जमीन होती है, उसे साफ करना जरूरी है, ठीक है, फिर उसकी नींव खोदना जरूरी है, और फिर वहां डलता है फाउंडेशन, बुनियाद, ठीक है। और जितनी मजबूत तुम्हारी बुनियाद होगी उतना बेहतर तुम्हारी इमारत बनेगी। क्लियर? उसी तरीके से अगर यूपीएससी की हम बात करें तो यूपीएससी में यूपीएससी के पैटर्न को समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, एग्जाम की डिमांड्स क्या है, एग्जाम का ट्रेंड क्या है, अगर उस डिमांड और ट्रेंड को समझ रहे हो, पकड़ रहे हो, ठीक है, क्या चीजें ज्यादा फायदा करेगी, अगर ये सारी चीजें तुम समझ रहे हो बहुत आसान से, ठीक है, आसान तरीके से, तो तुम्हारे लिए यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर साल 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और वो सेलेक्ट ही इसलिए होते हैं कि वो यूपीएससी को डीक्लटर्ड फॉर्म में प्रिपेयर करता है, ठीक है। पहले हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर लेंगे और फिर उस टुकड़ों को एक साथ जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो वो बेस्ट आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? दैट्स वाई। सो ऑप्शनल डिसाइड करने के पैरामीटर्स मैंने बता दिए,
व्हाट आर द पैरामीटर्स, ठीक है। किस ऑप्शनल का कितना रेलेवेंस है ये मैंने समझा दिया, ठीक है। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, एक बार पीएसआईआर के सिलेबस को देख लेना आज घर जाके, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज देख लेना, सिर्फ ऑप्शनल के नहीं, GS2 के, GS4 के और एसए भी, ठीक है। अब ये 3 चीजें जब तुम देख लोगे, ठीक है, ऑप्शनल के साथ साथ, ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि हाउ पीएसआईआर इज गोइंग टू हेल्प यू टू राइट आंसर्स ऑफ GS2। कल मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि कैसे पीएसआईआर पढ़ने के बाद तुम GS पेपर 2 के आंसर बेहतर तरीके से लिख सकते हो, GS4 में किस तरीके से बेटर अप्रोच के साथ आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे किस तरीके से आप उसे बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? सो कल के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि पीएसआईआर ऑप्शनल, समझना बेटा, धीरे धीरे हम एंटर करेंगे पीएसआईआर के डोमेन में। क्लियर? कल हम समझेंगे कि अभी मैंने समझा दिया कि यहां यहां हेल्प करेगा, ठीक है, बट वी नीड टू गो विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। सिर्फ मेरी कही बातों पे विश्वास मत करो, मैं बार बार यही कहता हूं, ठीक है। सिर्फ मेरी कही बात पे विश्वास मत करो, पीवाईक्यूज खुद देख लेना, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कल हम क्लास में करेंगे कि कैसे तुम्हारा पीएसआईआर जीएस पेपर 2 में तुम्हारे आंसर्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, GS4 में आंसर को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ऐसे लिखने में किस तरीके से मदद करेगा, कैसे तुम अपनी ऑप्शनल की फिलॉसफी को ऐसे में ऐड करोगे ताकि तुम्हें अच्छे नंबर मिले। ये सारी चीजें हम कल समझेंगे, ठीक है। और फिर परसों की क्लास में हम ये समझेंगे कि हम पूरा पीएसआईआर कवर कैसे करेंगे, ठीक है, हमारी अप्रोच क्या होगी, ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसका रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर ऑप्शनल तुम लोग ले रहे हो पीएसआईआर, ठीक है, तो जैसा मैं पॉलिटी में कहता हूं, जैसा मैं एथिक्स में कहता हूं, आईआर में कहता हूं कि अगर मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें किताबों की जरूरत पड़े तो मेरा पढ़ाना वेस्ट है, ठीक है। बट ये बात मैं पीएसआईआर में नहीं कहूंगा, ठीक है। पीएसआईआर में मैं ये कहूंगा अगर मेरे पढ़ाने के बाद तुमसे आंसर नहीं लिखे जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर मेरा पढ़ाना वेस्ट है, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद तुमसे पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो जाने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है वो तुम लोगों से बन जाने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम विद इन द क्लास ही करेंगे। क्लियर? सो वो अप्रोच क्या होगी हमारा पूरा ऑप्शनल कवर करने की, कितना टाइम लगेगा, कितने समय की क्लास होगी हर दिन की, ठीक है, वो सारी बातें हम थर्ड डे के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें समझने के बाद देन विल गो इनटू यूनिट नंबर 1, फिर हम ऑप्शनल स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं ना जिनका ऑप्शनल फाइनल नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो मैं अभी भी कहूँगा उन बच्चों को जिनका फाइनल नहीं हुआ है, या तो बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट इतना शिद्दत से हो किसी सब्जेक्ट में तो फिर भूल जाओ पीएसआईआर, ठीक है। हालांकि ओरिएंटेशन बैच पीएसआईआर का है, बट मेरा मानना यह है कि अगर तुम पीएसआईआर पॉलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मेरे कहने पे पॉलिटी पढ़ना गलत है, ठीक है। और मैं गलत करूंगा तुम लोगों के साथ, तुम्हारे भविष्य के साथ। इसीलिए अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो गो विथ इट। और अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, पॉलिटी समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, कि क्या है कैसे है, ठीक है, तो फिर ऑप्शनल लेना थोड़ा सा रिस्की है। बट अगर समझ में आ रहा है पॉलिटी, समझ में आता है आईआर, ठीक है, थोड़ा बहुत भी, तो इन डेप्थ समझा तो मैं दूंगा ही। क्लियर? और अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है देन गो फॉर इट, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा मन लगता है, जिसे पढ़ने में ज़रा भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। बट अगर मार्क्स के हिसाब से बात किया जाए, यूपीएससी के रेलेवेंस के हिसाब से बात किया जाए, तो 2013 के बाद से बेटा पीएसआईआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और ज़्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं 2013 के बाद, आप देखिएगा टॉप रैंकर्स में, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे आपको पीएसआईआर के ही मिल रहे हैं।
ठीक है, तो वो एक एस्पेक्ट है। डन। एनी क्वेश्चन और डाउट फ्रॉम योर साइड आफ्टर टुडेज लेक्चर? कोई सवाल हो और भी कुछ ऑप्शनल डिसाइड करने को लेकर या हमारे PSIR ऑप्शनल को लेकर? बोलो बेटा, फील फ्री टू आस्क। नो, जनरली यही होता है, मेरी क्लास के बाद डाउट होते नहीं है तुम लोगों को, है ना। अब इसका दो तरीके हो सकते हैं बेटा, या तो डरते हो सवाल पूछने से कि सर काउंटर क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, या सवाल ही नहीं होते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वाला ऑप्शन होगा, है ना। चलो तो फिर बाकी बातें कल करेंगे।